नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अमन स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एक एडू पॉइंट पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कुछ लोकप्रिय उपनाम, पॉपुलर निकनेम ऑफ फेमस पीपल। उससे पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। ठीक है दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कुछ लोकप्रिय उपनाम। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में जो पढ़ेंगे ये आपको बिल्कुल भी रटने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको ऐसा पढ़ाऊँगा कि आपको समझना है, अपने दिमाग में बातों को उतारना है और आप कॉपी कलम लेकर के ज़रूर बैठें, ताकि मैं जो चीज़ें बताऊंगा उसे आप नोट करते रहिएगा, क्योंकि मैं सब कुछ लिख के नहीं बता सकता। तो मैं जो भी वर्बली बोलूँगा आप उसे नोट करते रहिए। और ये दोस्तों, अभी आने वाले सभी एग्ज़ामों में, जैसे कि रेलवे का एग्ज़ाम होने वाला है, CHSL की डेट आने वाली है, उन एग्ज़ामों में इनसे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। तो आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देखना होगा इन वीडियो को। ठीक है दोस्तों, चलिए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, सबसे पहला ही क्वेश्चन है, युग पुरुष किससे कहा जाता है। तो मैं बता दूं दोस्तों, युग पुरुष जो है महात्मा गांधी जी को कहा जाता है। युग पुरुष किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी जी को कहा जाता है। दोस्तों, इनको युग पुरुष इसलिए कहा जाता है कि जब भारत की आज़ादी में, यानी जब हमारा देश आज़ाद हुआ, तो उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है रोल जो निभाया जाता है, वो निभाया गया था, वो महात्मा गांधी के द्वारा ही निभाया गया था। ऐसा कहा जाता है कि महात्मा गांधी ने जो कार्य किए हैं भारत की आज़ादी के लिए, वो अतुलनीय है, उसकी तुलना नहीं की जा सकती है। ठीक है दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना होगा, युग पुरुष किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी जी को कहा जाता है, क्योंकि पूरा युग उनकी सम्मान करता था, महात्मा गांधी का सम्मान करता था पूरा युग, और उनको बहुत ही ज़्यादा उनकी इज्जत करता था, उनकी प्रशंसा करता था। इसलिए मैं बता दूं आपको, तो दोस्तों महात्मा गांधी को ही युग पुरुष कहा जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मोस्ट इजी भी क्वेश्चन है दोस्तों। आई थिंक सभी को पता होगा कि राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है, तो वो महात्मा गांधी जी को कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, बहुत से लोगों को, आप में से भी कुछ लोगों को ये नहीं पता होगा कि महात्मा गांधी को ये उपाधि दी किसने। ये तो पता होगा शायद, महात्मा गांधी को ये उपाधि जो है सुभाष चंद्र बोस जी ने दी थी। किसने दी थी दोस्तों? सुभाष चंद्र बोस जी ने दी थी। ठीक है दोस्तों, आपको ध्यान रखना होगा, सुभाष चंद्र बोस जी ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी। और इन्होंने ये उपाधि कब दी थी दोस्तों? मैं आपको बता दूं कि ये इन्होंने उपाधि 6 जुलाई 1944 को राष्ट्रपिता कहकर बुलाया था महात्मा गांधी को। किसने? नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने। और ये इन्होंने ये कहाँ से कहा था? तो रेडियो रंगून से, यानी कि रंगून में रेडियो से ये कहकर इनको संबोधित किया था, रेडियो पर। ठीक है दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना होगा कि राष्ट्रपिता किसने कहा था। तो मैंने बताया आपको, सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था, 6 जुलाई 1944 को कहा था। और कहाँ से कहा था? ये रेडियो रंगून से राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। महात्मा गांधी जी ने देश की आज़ादी दिलाने के लिए कई उल्लेखनीय कार्य किए हैं, आपको ध्यान रखना होगा। और महात्मा गांधी जी का जन्म जो है 2 अक्टूबर को भारत में, जन्म के दिवस पे ही 2 अक्टूबर को भारत में गांधी जयंती मनाई जाती है, और पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है 2 अक्टूबर को। आपको ध्यान रखना होगा दोस्तों, 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस मनाया जाता है, अहिंसा दिवस। ठीक है दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, बापू महात्मा गांधी को कहा जाता है। बापू किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी जी को ही कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना होगा। अगला एक क्वेश्चन है दोस्तों, बिहार केसरी। बिहार केसरी जो है डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है दोस्तों? डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जी को। तो दोस्तों, मैं इनके बारे में कुछ आपको फैक्ट बता दूं। डॉक्टर श्री कृष्ण जी जो थे, वो भारत के अखंड बिहार राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री थे। भारत के प्रथम मुख्यमंत्री, सॉरी, भारत के नहीं, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? मुख्यमंत्री थे ये डॉक्टर श्री कृष्ण जी। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जी जो थे भारत के, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। और दोस्तों, मैं एक चीज़ और आपको इम्पोर्टेंट बता दूं, इनके शासनकाल में ही एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे जिनका नाम था एपेलवी। एपेलवी नाम था। इनके शासनकाल में ही दोस्तों, आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि उन्होंने अपनी रिपोर्ट में बिहार को सबसे बेहतर शासित राज्य बताया था, और बिहार को देश की दूसरी सबसे बेहतर अर्थव्यवस्था बताया था। किसने? एपेलवी अर्थशास्त्री जी ने। और तब बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे? डॉक्टर कृष्ण सिंह जी थे। और इन्होंने बिहार में बहुत सारे ऐसे कार्य करवाए थे
काफ़ी, जैसे आपको मैं बता दूं, बिहार के बरौनी में जो तिल संयंत्र है वो भी इनके शासनकाल में ही खुला था। तो आपको ध्यान रखना होगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार केसरी किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जी को कहा जाता है, और ये बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। अगला जो क्वेश्चन है, शांति पुरुष किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। शांति पुरुष जो है लाल बहादुर शास्त्री जी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है दोस्तों? शांति पुरुष लाल बहादुर शास्त्री को। अब दोस्तों इसके बारे में पढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। दोस्तों शांति पुरुष उपनाम से लाल बहादुर शास्त्री जी को जाना जाता है, और उन्हें शांति पुरुष मैन ऑफ पीस कहा जाता है। किसको? लाल बहादुर शास्त्री जी को। और ये उपाधि उनके द्वारा किए गए शांति प्रयास के चलते ही दी गई थी इनको। ठीक है दोस्तों, उन्होंने बहुत ही शांतिपूर्वक कार्य किए थे और काफ़ी सफल कार्य किए थे, ताकि उनकी वजह से ही, इसी सब कारण की वजह से उनको शांति पुरुष कहा जाने लगा। और मैं आपको बता दूं, लाल बहादुर शास्त्री जो थे वो भारत के सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे। वो दूसरे प्रधानमंत्री थे। लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। और दोस्तों मैं एक चीज़ और आपको बता दूं कि 11 जनवरी 1966 को 11 जनवरी 1966 को इनकी एक रहस्यमय तरीके से इनकी मौत हो गई थी। रहस्यमय, जिसकी गुत्थी आज तक नहीं सुलझी है दोस्तों। ये मैं बता दूं आपको, ये हमारे देश का बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य है कि कितने बड़े बड़े और दिग्गज नेता जो थे, इनकी रहस्यमय तरीके से विमान में ये ताशकंद गए थे। 11 जनवरी 1966 के ताशकंद में रहस्यमयी परिस्थितियों में उनकी मृत्यु हो गई थी। दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री वही व्यक्ति हैं जिन्होंने 1965 में, जब दोस्तों 1965 में इंडिया और पाक का युद्ध हुआ था, भारत पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था, तो इस युद्ध के समय जो बागडोर संभाली थी, ये लाल बहादुर शास्त्री ही थे। उस समय देश जो है बहुत ही ज़्यादा बुरी परिस्थितियों से गुजर रहा था, क्योंकि इसे 3 वर्ष ही पहले, दोस्तों इसे 3 वर्ष ही पहले क्या हुआ था आपको पता हो? 3 वर्ष पहले ही भारत जो है चीन से युद्ध हुआ था भारत का, जिसमें चीन जो है हमारा सॉरी अपना चीन और भारत युद्ध हुआ था, और इसमें जो है भारत जो है हार गया था। और उसके 3 वर्ष बाद ही भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो गया। और लेकिन तभी भी, जब भी अर्थव्यवस्था डगमगा चुकी थी, फिर भी पाकिस्तान को 1965 के युद्ध में हम लोगों ने कड़ी शिकस्त दी थी। और वो किसके शासनकाल में हुई थी? तो लाल बहादुर शास्त्री जी के ही शासनकाल में हुई थी। तो आपको ध्यान रखना होगा, लाल बहादुर शास्त्री एक बहुत ही महान शख्सियत थे। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, लौह पुरुष किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। लौह पुरुष जो कहा जाता है, सरदार पटेल जी को कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। किसको कहा जाता है दोस्तों? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को कहा जाता है। और इन्हें सरदार की उपाधि जो है, सरदार की उपाधि उनके महिलाओं के अधिकार के लिए किए गए बारडोली आंदोलन की वहीं दोस्तों मैं आपको क्लियर करता हूँ कि बारडोली आंदोलन हुआ था। बारडोली में इन्होंने एक आंदोलन किया था। बारडोली आंदोलन कहाँ हुआ था? ये बारडोली में आंदोलन हुआ था। और ये आंदोलन इन्होंने महिलाओं पे हो रहे अत्याचार, यानी महिलाओं के अधिकार के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने करवाया था। मतलब उनकी तरफ से ये खड़े हुए थे। तो इन्हें सरदार की उपाधि जो थी, बारडोली की औरतों ने दी थी। सरदार की उपाधि इनको किसने दी थी? बारडोली की औरतों ने। और दोस्तों इनको लौह पुरुष की जो उपाधि है, इन्हें लौह पुरुष तब से कहा जाने लगा जब उन्होंने भारत की 565 रियासतों को एक करने के लिए, कितनी 565 रियासतों को एक करने का दुर्लभ कार्य अपने लोहे जैसे फौलादी इरादों से पूरा किया। तब से ही इन्हें लौह पुरुष कहा जाने लगा। और दोस्तों मैं एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात बता दूं, जो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, इन्होंने राष्ट्र को एकीकरण किया है, तभी तो इनकी स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाई गई है गुजरात में नर्मदा नदी के किनारे जो बनी हुई है। 182 फीट की एक मूर्ति बनी है दोस्तों। अगर आप कभी गुजरात जाओ तो ज़रूर देखना। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की ही मूर्ति बनी हुई है। ठीक है दोस्तों। अब अगला जो क्वेश्चन है, बादशाह खान किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बादशाह खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खान 1890 में इनका जन्म हुआ था, 20 जनवरी 1890। ठीक है दोस्तों। और ये सीमा प्रांत और बलूचिस्तान के एक महान राजनेता थे, जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और कार्य और निष्ठा के कारण सरहिंद गांधी या फिर सीमांत गांधी के नाम से फेमस हुए हैं। इन्हें सरहिंद गांधी भी कहा जाता है। सरहिंद गांधी
या फिर सीमांत गांधी। कौन? सीमांत गांधी भी इनको कहा जाता है, सीमांत गांधी। ध्यान रखिएगा दोस्तों। ये कौन है? ये बादशाह खान ही है, खान अब्दुल गफ्फार के ही ये सारे नाम हैं। सीमांत गांधी, सरहिंद गांधी या फिर बादशाह खान गांधी। ठीक है दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना होगा खान अब्दुल गफ्फार कौन है। तो इन्होंने क्या किया था? तो दोस्तों ये भारत में जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उनमें इन्होंने भाग लिया था और अपने कार्य को पूरे निष्ठा से किया था। देखिए दोस्तों, मैंने बताया अभी सीमांत गांधी किन्हें कहा जाता है, ये खान अब्दुल गफ्फार खान को ही कहा जाता है। आपको ध्यान रखना होगा। अगला ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेताजी किसे कहा जाता है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है दोस्तों। आपको ध्यान रखना होगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत आसान सभी क्वेश्चन है कि नेताजी सभी को पता होता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस, तो आप रिलेट कर लेंगे आप इससे। दोस्तों अगला क्वेश्चन जो है, अजात शत्रु किसे कहा जाता है? मोस्ट 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 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अजात शत्रु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को कहा जाता है। और दोस्तों मैं बता दूं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो थे भारत के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। कौन थे? तो प्रेसिडेंट, भारत के फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और दोस्तों मैं बता दूं, भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में भी इन्होंने भूमिका निभाई है। ये राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ। इन्होंने आईएनसी के अध्यक्ष भी बने हैं, में इन्होंने भूमिका निभाई है। और इन्होंने संविधान निर्माण में भी इन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किया है। किन्होंने? संविधान निर्माण में भी इन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किया है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद में। और दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये भारत के राष्ट्रपति होने के बावजूद भी इन्हें अजात शत्रु कहा जाता था। अजात का मतलब होता है अजात शत्रु, जिसका जिसका मैं बता दूं, जिसका कोई शत्रु न जन्मा हो। अजात शत्रु का मतलब होता है जिसका कोई शत्रु ना जन्मा हो, ना जन्मा हो। तो ठीक है दोस्तों, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इतनी बड़ी हस्ती थे, यहाँ तक कि भारत के पहले राष्ट्रपति भी थे, फिर भी इनका कोई शत्रु नहीं था, क्योंकि ये इतने लगाव रखते थे ये लोगों से, सबकी बातों को सुनते थे, जनता के सामने जाते थे, उनकी परेशानियों को सुनते थे। इस तरीके की हस्ती थे ये। ठीक है दोस्तों, अगला जो है महामना। महामना उपाधि किसको दी गई है दोस्तों? ये मदन मोहन मालवीय जी को दी गई है, महामना मदन मोहन मालवीय। और ये कौन थे दोस्तों? ये मैं आपको बता दूं, ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रणेता थे और ये इस युग के आदर्श पुरुष भी थे। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रणेता कौन थे, तो महामदन मोहन मालवीय जी थे, महामना मदन मोहन मालवीय। और दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट हस्ती है इनकी, बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्तित्व थी इनकी। दोस्तों ये जो है मदन मोहन मालवीय जी एक ऐसे इंसान थे कि वो भारत के पहले और अंतिम ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें महामना की सम्मानजनक उपाधि से इन्हें विभूषित किया गया था। और दोस्तों आज तक किसी को महामना की उपाधि नहीं मिली है, तो आपको ध्यान रखना होगा कि महामना कौन है? मदन मोहन मालवीय जी थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गुरुदेव। गुरुदेव किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, और ये विश्वविख्यात कवि भी हैं, साहित्यकार भी थे, दार्शनिक भी थे, भारतीय साहित्य के नोबेल पुरस्कार विजेता भी हैं। दोस्तों आपको ध्यान रखना होगा कि रविंद्रनाथ टैगोर जो है नोबेल प्राइज़ मिला था इनको, नोबेल प्राइज़ भी इनको मिल चुका था। अब ये बंगाल साहित्य के माध्यम भारतीय संस्कृति के चेतना में नई जान फूंकने वाली यज्ञदृष्टा थे। और दोस्तों मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि वो एशिया के प्रथम नोबेल पुरस्कार सम्मानित व्यक्ति थे वो। ठीक है दोस्तों, अगर मैं बात करें कि एशिया में सबसे पहले नोबेल प्राइज़ किसको मिला था, तो दोस्तों वो एशिया में सबसे पहले नोबेल प्राइज़ रविंद्रनाथ टैगोर जी को मिला था। ठीक है दोस्तों, और इनके बारे में एक दो और इम्पोर्टेंट बात ये है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने दो देशों की राष्ट्रगान लिखी है। मतलब जो इन्होंने कविता लिखी थी या फिर इनकी रचनाएं कह लीजिए, इन्होंने दो रचनाएं ऐसी की थी जो दो देशों की राष्ट्रगान बनी। जो पहली है अपने भारत की, अपने प्यारे भारत की है राष्ट्रगान, जो जनगण मनगण है, जनगण मनगण, ये रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखी थी। और दूसरी जो है राष्ट्रगान अमार सोनार बंगला, अमार सोनार बंगला जो है अमार सोनार बांग्ला करके है एक बांग्ला। दोस्तों तो ये जो है ये दोनों ही रचनाएं रविंद्रनाथ टैगोर जी की है और ये रचनाएं
ये अमार सोनार बांग्ला जो है ये बांग्लादेश की है, और जनगण मनगढ़ अपने भारत की राष्ट्रगान बनी है। ठीक है दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है, राजश्री पुरुषोत्तम दास राजर्षि किसे कहा जाता है? तो दोस्तों ये पुरुषोत्तम दास टंडन जी को कहा जाता है। राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन जी को कहा जाता है, और ये भारत के स्वतंत्रता सेनानी थे। ठीक है दोस्तों, आपको ध्यान रखना होगा कि पुरुषोत्तम दास टंडन कौन थे, तो ये भारत के स्वतंत्रता सेना। और दोस्तों मैं पुरुषोत्तम दास टंडन के बारे में एक ज़रूरी बात ये बता दूं कि जो हमारी हिंदी भाषा है दोस्तों, हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के पद पर प्रतिष्ठित कराने में इनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है दोस्तों, और ये उत्तर प्रदेश के थे, इनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना होगा कि हमारे देश में हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा दिलाने में सबसे ज़्यादा किसका योगदान है, तो पुरुषोत्तम दास टंडन जी का हाथ है। ठीक है दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है, गुरुजी MS गोलवलकर किसका नाम है? ठीक है, तो जो गुरुजी की उपाधि है MS गोलवलकर को दिया गया है, और ये जो MS जो हैं, ये माधव सदाशिव है, इनका नाम जो है पूरा माधव सदाशिव गोलवलकर हैं। ठीक है दोस्तों, आपको ध्यान रखना, माधव सदाशिव गोलवलकर हैं। और ये मैं आपको बता दूं, ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सरसंचालक तथा विचारक थे। इनके अनुयायी इन्हें प्राय क्या क्या के पुकारते थे? गुरुजी कहकर पुकारते थे, और इसीलिए इनका नाम जो है गुरुजी पड़ा है। ठीक है दोस्तों, अब अगला जो क्वेश्चन है, जननायक कर्पूरी ठाकुर। दोस्तों ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं। दोस्तों जननायक जो हैं कर्पूरी ठाकुर जी भारत के स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षक तथा राजनीतिज्ञ तथा बिहार राज्य के दूसरे उप मुख्यमंत्री और 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। लोकप्रियता के कारण इन्हें जननायक की उपाधि दी गई है। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि जो है बिहार राज्य के दूसरे उप मुख्यमंत्री कौन हैं, तो दोस्तों बिहार राज्य के दूसरे उप मुख्यमंत्री हैं कौन? जो कर्पूरी ठाकुर जी हैं, सेकंड उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं ये बिहार राज्य के उप मुख्यमंत्री। ठीक है दोस्तों, आपको ध्यान रखना होगा। अगला जो है लोकनायक। लोकनायक किसे कहा जाता है दोस्तों? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी को कहा जाता है, और दोस्तों इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट मैं आपको बता दूं कि जयप्रकाश नारायण जी जो है भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और एक राजनेता भी थे। इन्हें स्वतंत्रता सेनानी भी थे और ये राजनेता भी थे। उन्होंने 1970 में जयप्रकाश जी ने 1970 में इंदिरा गांधी के विरुद्ध विपक्ष का नेतृत्व करने के लिए जाना जाता है। दोस्तों ये इंदिरा गांधी के अपोजिट खड़ा हुए थे जब इलेक्शन हुए थे, और दोस्तों इंदिरा गांधी को पदच्युत करने के लिए, यानी कि उनकी सरकार को गिराने के लिए उन्होंने संपूर्ण क्रांति नामक आंदोलन चलाया था। अगर आपसे पूछा जाए कि संपूर्ण क्रांति किस नेता ने चलाया था, तो संपूर्ण क्रांति जो है दोस्तों मैं आपको बता दूं, संपूर्ण क्रांति जो है जयप्रकाश नारायण जी द्वारा चलाया गया था। ये क्यों चलाया गया था? इंदिरा गांधी की सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए ही चलाया गया था। ठीक है दोस्तों, वे एक समाज सेवक थे जिन्हें लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है। आपको मैं बता दूं 1999 में उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न भी इनको मिल चुका है। ठीक है दोस्तों, तो इनकी मृत्यु कब हुई है? 1999 में, और इनको तभी भारत रत्न भी मिला था। ठीक है दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है, दीनबंधु CF एंड्रयूज। दीनबंधु किसे कहा जाता है? तो दीनबंधु CF एंड्रयूज को कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों इनको यह दीनबंधु की उपाधि जो दी है गरीब प्रवासी भारतीयों ने दी है, क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता दूं ये ब्रिटिश नागरिक होते हुए भी, दीनबंधु जी की जो नागरिकता थी ये ब्रिटिश के थे। ब्रिटिश नागरिक होते हुए भी दोस्तों ब्रिटिश हुकूमत के विरोध में पीड़ित भारतीयों का काफ़ी इन्होंने साथ दिया था। और दोस्तों मैं एक चीज़ बता दूं आपको कि एंड्रयूज को यह उपाधि प्रवासी भारतीयों के उद्धार के लिए ही उनके किए गए प्रयासों के चलते मिली है। ठीक है दोस्तों, तो दीनबंधु को आप ध्यान रखेंगे। इन्होंने भारत के गरीब मजदूर लोग थे, जो प्रवासी लोग थे, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट उन पर शासन कर रही थी, उसके खिलाफ इन्होंने काफ़ी आवाज़ उठाई थी, मजदूर गरीबों की तरफ से, प्रवासी भारतीयों की तरफ से। ठीक है दोस्तों, आपको ध्यान रखना होगा। अगला जो क्वेश्चन है, देशबंधु किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देशबंधु चित्तरंजन दास कारपड़े जी को कहा जाता है, और चित्तरंजन दास जी जो थे स्वराज्य पार्टी के संस्थापक थे।
चित्तरंजन दास कौन थे? ये स्वराज पार्टी के संस्थापक थे। अगर आपसे पूछा स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन है तो चित्तरंजन दास थे। और दोस्तों ये स्वतंत्रता संग्राम में मुख्य मुख्य धारा निभाई है इन्होंने। और ठीक है दोस्तों, इनके बारे में इतना ही। अब अगला जो है पंजाब केसरी। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। लाला लाजपत राय जी को पंजाब केसरी कहा जाता है। पंजाब केसरी उपनाम से लाला लाजपत राय को जाना जाता है। और दोस्तों मैं बता दूं, ये क्वेश्चन बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है कि लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी क्यों कहा जाता है। उन्हें पंजाब केसरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो पंजाब में जन्मे एक ऐसे क्रांतिकारी थे जिनकी गूंज ने ब्रिटिश सत्ता की नींव तक को हिला दिया था। केसरी का अर्थ होता था शेर जैसा पराक्रम, शेर जैसा पराक्रम। ठीक है दोस्तों, और अपने भाषण और वकारों से उस शेर की तरफ पराक्रमी और दहाड़ने वाले लाला लाजपत राय को अपनी व्यक्तिगत पहचान के चलते पंजाब केसरी की उपाधि मिली थी। तो आपको ध्यान रखना होगा पंजाब केसरी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें। ठीक है दोस्तों, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो पंजाब केसरी लाला लाजपत राय जी को कहा जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, देश रत्न किसे कहा जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को कहा जाता है। ये हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति थे, मैं बता चुका हूँ आपको। और इनको देश रत्न भी कहा जाता है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, आंध्र केसरी किसे कहा जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। टी प्रकाश जी को आंध्र केसरी कहा जाता है, टी प्रकाशम को। और दोस्तों इनका नाम जो है, टी का मतलब है टुंगू ट्री, टू गु टू री, टुंगू ट्री। इनका ये नाम था टुंगू ट्री प्रकाशम, प्रकाशम। ये इनका पूरा नाम था टुंगू ट्री प्रकाशम। और ये जो थे आंध्र प्रदेश के लिए दिए गए शौर्यात्मक योगदानों के लिए इनको जाना जाता है। आंध्र का केसरी है। आंध्र प्रदेश में इन्होंने काफ़ी महान ऐसे ऐसे काम किए थे। ठीक है दोस्तों, और ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बने थे। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, वयोवृद्ध पुरुष किसे कहते हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यानी कि वयोवृद्ध का मतलब है ग्रैंड ओल्ड मैन। ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन दोस्तों दादा भाई नौरोजी जी को कहा जाता है। और ये भारत का महान वृद्ध व्यक्ति के नाम से दादा भाई नौरोजी जी को जाना जाता है। दोस्तों मैं बता दूं, दादा भाई नौरोजी कांग्रेस की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले सामाजिक तथा राजनीतिक नेता थे। और दोस्तों ये कपास के व्यापार में कुछ वर्ष भी बिता चुके हैं। अगर आपसे पूछा जाए कौन से नेता थे जिन्होंने कपास का व्यापार किया था, तो ये दादा भाई नौरोजी जी थे, जिन्हें इनका संबंध कपास के व्यापार से था। तो आपको ध्यान रखना होगा कपास का व्यापार किस नेता का था? तो कपास का व्यापार दादा भाई नौरोजी जी का था। आपको ध्यान रखना होगा। अगला ही क्वेश्चन है, शेर कश्मीर किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। शेर कश्मीर जो है शेख अब्दुल्ला जी को कहा जाता है। दोस्तों शेख अब्दुल्ला को शेर कश्मीर या फिर लोयन ऑफ कश्मीर के उपनाम से जाना जाता है। शेख अब्दुल्ला को यह उपनाम इसलिए मिला है क्योंकि वह कश्मीर की राजनीतियों में सबसे ऊंचा मुकाम रखने वाले वो शख्स हैं। और दोस्तों ये कश्मीर के द्वितीय प्रधानमंत्री के पद पर भी अपनी सेवा दे चुके हैं। तो आपको ध्यान रखना होगा शेर कश्मीर किसे कहा जाता है? शेख अब्दुल्ला को कहा जाता है। कश्मीर में राजनीतिक में सर्वोच्च स्थान रखने के लिए इनको यह उपाधि मिली है। ठीक है दोस्तों, आपको ध्यान रखना होगा। अगला जो क्वेश्चन है, बंग बंधु किसे कहा जाता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बंग बंधु मुजीबुर रहमान को। दोस्तों शेख मुजीबुर रहमान जो हैं ये बांग्लादेश के संस्थापक नेता थे और महान अगुआ प्रथम राष्ट्रपति भी थे। दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, सामान्यतः इन्हें बांग्लादेश का जनक कहा जाता है। अगर हम हमसे कोई पूछे कि बांग्लादेश का जनक किसे कहा जाता है, तो ये शेख मुजीबुर रहमान ही हैं जिन्हें बांग्लादेश का जनक कहा जाता है। और वो अवामी लीग के अध्यक्ष थे। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया था किसी एग्ज़ाम में, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, शायद रेलवे का वो एग्ज़ाम था कि अवामी लीग के अध्यक्ष कौन थे? अवामी लीग के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों वो यही बंग बंधु थे, यानी शेख मुजीबुर रहमान जी थे। आपको ध्यान रखना होगा। और ये बांग्लादेश के प्रथम राष्ट्रपति बने और बाद में प्रधानमंत्री भी बने थे। वे शेख मुजीब के नाम से प्रसिद्ध थे। उन्हें बंग बंधु की पदवी से सम्मानित किया गया था। आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है, बंगाल केसरी किसे कहा जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बंगाल केसरी जो है आशुतोष मुखर्जी जी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है दोस्तों? आशुतोष मुखर्जी जी को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों,
तो आपको ध्यान रखना, बंगाल केसरी जो है आशुतोष मुखर्जी जी को कहा जाता है। बिहार का गांधी किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को कहा जाता है। आपको ध्यान रखना होगा कि बिहार का गांधी किसे कहा जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को कहा जाता है। ये मैं बता चुका हूँ आपको। और अगला जो क्वेश्चन है, लोकमान्य जो है, लोकमान्य की उपाधि किसे दी गई है? तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, लोकमान्य की उपाधि बाल गंगाधर तिलक जी को दी गई है। बाल गंगाधर तिलक अथवा लोकमान्य तिलक का जन्म जो है 23 जुलाई 1856 को हुआ था। कहाँ पे हुआ था दोस्तों? 23 जुलाई 1856 में इनका जन्म हुआ था। और वो एक भारत के राष्ट्रवादी, शिक्षक, समाज सुधारक, वकील एवं एक स्वतंत्रता सेनानी थे। ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पहले लोकप्रिय नेता हुए। इन्होंने राष्ट्रवाद का पिता भी कहा जाता है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि राष्ट्रवाद का पिता किसे कहा जाता है, राष्ट्रवाद का पिता किसे कहा जाता है, तो दोस्तों वो आपको लगाना होगा बाल गंगाधर तिलक जी को। ठीक है दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों, तो जयप्रकाश जेपी जो है जयप्रकाश नड्डा जी को कहा जाता है। ये हम पढ़ चुके हैं। जयप्रकाश नारायण जी को, सॉरी, जयप्रकाश नड्डा नहीं, जयप्रकाश नारायण जी को कहा जाता है और इनके बारे में मैं बता चुका हूँ। ठीक है दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है, माता वसंत किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। माता वसंत जो है एनी बेसेंट जी को कहा जाता है। एनी बेसेंट को किसको कहा जाता है दोस्तों? एनी बेसेंट को। और एनी बेसेंट को माता जो वसंत है, माँ वसंत, उनके देशवासियों उन्हें क्या क्या बुलाते थे? कौन? देशवासी उन्हें माता वसंत कह के बुलाते थे, देशवासी। और दोस्तों एक इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, महात्मा गांधी जी ने इन्हें, दोस्तों महात्मा गांधी जी ने उन्हें माता वसंत की उपाधि दी है। वसंत देवी की उपाधि किसने दी है? वसंत देवी की उपाधि किसने दी है इन्हें? महात्मा गांधी जी ने दी है। तो आपको ध्यान रखना होगा दोस्तों, महात्मा गांधी जी ने इन्हें वसंत देवी की उपाधि दी है। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि एनी बेसेंट को ही आयरन लेडी भी कहा जाता है। अगर आयरन लेडी किसे कहा जाता है, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछता है, आयरन लेडी भी एनी बेसेंट को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय राजनीति के विश्व में पितामह किसे कहा जाता है? तो दोस्तों ये जो है दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है दोस्तों, स्वर कोकिला किसे कहा जाता है? स्वर कोकिला जो है लता मंगेशकर को कहा जाता है। और दोस्तों इनके बारे में बता दूं कि ये वो भारत की महान शख्सियत हैं जो शायद ही दुनिया में किसी कोई हो जो इनके बारे में ना पता हो। अपनी सुरीली आवाज़ होने के लिए लता जी जो हैं दुनिया के हर कोनों में अपनी पहचान बनाई हैं। और 28 सितंबर 1929 को इनका जो है जन्म इंदौर में हुआ था। आपको ध्यान रखना, इनके माता पिता ने इनका लता पहला नाम नहीं था। इनका नाम जो था पहले हेमा रखा था, लेकिन बाद में इनका नाम जो है, इनका पहला नाम क्या था? हेमा था। लेकिन लता जी का जो नाम है बाद में इनको बदल करके इनका नाम जो है नाटक के पात्र से लतिका बदल करके लता रख दिया गया। और इनके पिता की मृत्यु हो गई थी और उसके बाद जो है सारी जिम्मेदारी लता मंगेशकर पर आ गई थी। ये चीज़ें थी लता मंगेशकर के बारे में। और ये स्वर की दुनिया की महत्वपूर्ण देवी हैं, ऐसा कह सकते हैं हम लोग, क्योंकि इनकी स्वर जो है बहुत ही अच्छा है। और ये स्वर कोकिला हैं दोस्तों। एक और आ जाता है, भारत की कोकिला किसे कहा जाता है? तो आप इससे कंफ्यूज नहीं करेंगे। अगर भारत की कोकिला पूछा जाता है, भारत की कोकिला, तो दोस्तों भारत की कोकिला जो है सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। अगर स्वर की कोकिला आ जाए तो लता मंगेशकर को कहा जाता है। तो दोस्तों ये फैक्ट आप जरूर याद रखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों कि बिहार विभूति किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार विभूति डॉक्टर अनुग्रह नारायण को कहा जाता है। और डॉक्टर अनुग्रह नारायण जो थे बिहार के प्रसिद्ध राजनेता थे और प्रथम उप मुख्यमंत्री भी थे, साथ ही वित्त मंत्री भी रहे हैं। डॉक्टर नारायण सिंह काफ़ी महत्वपूर्ण पर्सनालिटी थी इनकी। और दोस्तों एक इम्पोर्टेंट बात बता दूं आपको इनके बारे में, इन्होंने महात्मा गांधी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ मिलकर चंपारण सत्याग्रह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। दोस्तों इन्हें आधुनिक बिहार के निर्माता के रूप में भी इन्हें ख्याति प्राप्त है। उन्होंने आधुनिक बिहार के निर्माण के लिए जो कार्य किया है उनके कारण ही इन्हें बिहार विभूति का नाम दिया गया है। तो आपको ध्यान रखना होगा कि अनुग्रह नारायण ही जो है बिहार विभूति हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों,
बाबूजी किसे कहा जाता है? तो दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बाबूजी जो है जगजीवन राम जी को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आपने बहुत सुना होगा देश के सबसे बड़ी दलित नेताओं में जिक्र में सबसे पहला जो नाम ही आता है वो डॉक्टर अंबेडकर का आता है, भीमराव अंबेडकर जी का आता है। पर एक और नेता भी ऐसे थे जो देश की आज़ादी के साथ ही दलित राजनीति का पोस्टर बॉय बन गया था। इस नेता के नाम पर लगातार 50 साल तक देश की संसद में बैठने का रिकॉर्ड है। ये लगातार 50 साल तक देश की संसद में बैठे, या 50 साल तक देश की संसद में बैठे हैं, आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है दोस्तों, और इस नेता के नाम सबसे ज़्यादा बरस तक कैबिनेट में मंत्री रहने का रिकॉर्ड है, आपको ध्यान रखना होगा। और ये नेता 2 बार प्रधानमंत्री पद की कुर्सी तक पहुंचकर सबसे करीब पहुंच के और ये कुर्सी पर नहीं बैठ पाए थे। तो इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे। और ये बाबूजी किसका कहा जाता है? जगजीवन राम जी को कहा जाता है। अगला ही जो क्वेश्चन है दोस्तों, फ्यूहर किसे कहा जाता है? फ्यूहर जो है दोस्तों एडोल्फ हिटलर को कहा जाता है। और एडोल्फ हिटलर जो था दोस्तों एक जर्मन शासक था, जर्मनी का था ये, जर्मन शासक था। ये राष्ट्रवादी समाजवादी जर्मन कामगार पार्टी के नेता थे। ठीक है दोस्तों, और इस पार्टी को प्राय नाजी पार्टी के नाम से जाना जाता था। और ये हिटलर जर्मनी का शासक था, आपको ध्यान रखना होगा। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, महात्मा गांधी के पांचवें पुत्र कौन थे? महात्मा गांधी के जो पांचवें पुत्र थे जमनालाल बजाज थे। और दोस्तों इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट, जमनालाल बजाज जो थे वो एक भारत के उद्योगपति थे, मानव शास्त्री एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। वे महात्मा गांधी के अनुयायी थे। और महात्मा गांधी के सबसे करीब थे। महात्मा गांधी इन्हें अपने पुत्र की तरह पाला, मतलब पुत्र की तरह समझते थे। और ऐसा माना जाता है कि ये महात्मा गांधी के पांचवें पुत्र थे। ठीक है दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना होगा महात्मा गांधी के पांचवें पुत्र के बारे में। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, स्पैरो, स्पैरो किसे कहा जाता है? तो स्पैरो मेजर जनरल राजेंद्र सिंह जी को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना होगा। स्पैरो किसे कहा जाता है? तो मेजर जनरल राजेंद्र सिंह जी को कहा जाता है। अगला ही क्वेश्चन है कि राजा जी किसे कहा जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। राजा जी जो है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को कहा जाता है। और दोस्तों ये पेशे से वकील, लेखक, राजनीतिक और दार्शनिक थे। वे स्वतंत्र भारत के द्वितीय गवर्नर और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। अगर हम बात करें तो इंडिपेंडेंस इंडिया के, अगर भारत आज़ाद होने के बाद के वो सर्वप्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। ठीक है दोस्तों, और ये मद्रास प्रांत के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। इनके बारे में आपको मैं बता दूं, इम्पोर्टेंट फैक्ट है दोस्तों ये। ठीक है दोस्तों, तो आपको पता लगा ये जो चक्रवर्ती राजगोपाल, दोस्तों इनके बारे में एक और इम्पोर्टेंट बात मैं बता दूं कि ये जो राजा जी थे, ये चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी जो थे, ये गांधी जी के समधी थे। आपको जान के हैरानी होगी कि चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी कौन थे? वो गांधी जी के समधी थे, क्योंकि राजा जी की पुत्री जो लक्ष्मी का विवाह गांधी जी के सबसे छोटे पुत्र देवदास गांधी से हुआ था। तो आपको ध्यान रखना होगा कि जो गांधी जी का सबसे छोटा पुत्र था देवदास गांधी का विवाह जो है चक्रवर्ती की पुत्री यानी कि लक्ष्मी जी से हुआ था। इनका नाम था लक्ष्मी का विवाह गांधी जी के सबसे छोटे पुत्र से हुआ था। तो आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है दोस्तों, और ये दक्षिण भारत के कांग्रेस के प्रमुख नेता थे चक्रवर्ती राजा गोपालचारी। तो आपको ध्यान रखना होगा। और इनको राजा किसको कहा जाता है? तो चक्रवर्ती राजगोपालचारी को, आपको ध्यान रखना होगा। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, प्रियदर्शी किसे कहा जाता है? तो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रियदर्शी अशोक को कहा जाता है दोस्तों। चक्रवर्ती सम्राट अशोक विश्व प्रसिद्ध एवं शक्तिशाली भारतीय मौर्य राजवंश का महान सम्राट थे। कहाँ का? मौर्य साम्राज्य का जो था ये मौर्य साम्राज्य का महान सम्राट था। सम्राट अशोक का पूरा नाम देवनाप्रिय अशोक मौर्य था। तो सम्राट अशोक को ही अपने विस्तृत साम्राज्य के बेहतर से कुशल प्रशासन तथा बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भी जाना जाता था। और दोस्तों मैं बता दूं आपको कि अशोक ही वो मतलब अशोक का सबसे जो महान या फिर सबसे बड़ी जो लड़ाई इसने लड़ी थी वो कलिंग पे लड़ाई की थी। और कलिंग की लड़ाई के बाद ही इसने वहाँ की जो इतनी मारकाट हुई थी, इतनी हानि देख करके इसने कभी लड़ाई ना करने की कसम खाई थी अशोक ने।
और इसने लड़ाई छोड़ दी थी और इसने फिर बौद्ध धर्म अपना लिया था। तो आपको ध्यान रखना होगा। प्रियदर्शी किसका नाम था? अशोक का नाम था। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, तोता हिंद किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तोता हिंद अमीर खुसरो को कहा जाता है, आपको ध्यान रखना होगा। ओके दोस्तों, तोता हिंद किसे कहा जाता है दोस्तों? तोता हिंद अमीर खुसरो को कहा जाता है। दोस्तों अमीर खुसरो के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। 14वीं सदी के लगभग दिल्ली के निकट रहने वाले एक प्रमुख कवि था। ये शायर, गायक या संगीतकार कह सकते हैं। उनका परिवार कई पीढ़ियों से राज्य दरबारों से संबंधित था। स्वयं अमीर खुसरो ने 7 सुल्तानों का भी शासन देखा था। अमीर खुसरो प्रथम मुस्लिम कवि थे जिन्होंने हिंदी शब्दों का खुलकर प्रयोग किया था। आपको ध्यान रखना होगा अमीर खुसरो के बारे में कुछ ये इम्पोर्टेंट बातें। सबसे पहले उन्हीं ने अपने भाषा के लिए हिंदवी का उल्लेख किया था। वे फारसी कवि थे। उनको दिल्ली सल्तनत का आश्रय मिला हुआ था और उनके ग्रंथों की सूची लंबी है। ठीक है दोस्तों, ये कुछ अमीर खुसरो के बारे में था और अमीर खुसरो को ही तोता हिंद कहा जाता है, आपको ध्यान रखना होगा। अगला जो क्वेश्चन है, तराना तराना हिंद किसे कहा जाता है? तो वो गालिब को कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, उड़न परी किसे कहा जाता है? दोस्तों उड़न परी जो है, उड़न परी दोस्तों पीटी उषा को कहा जाता है। किसको कहा जाता है दोस्तों? पीटी उषा को कहा जाता था, लेकिन दोस्तों अभी कुछ मतलब पीटी उषा को कहा ही जाता है, उड़न परी ऐसी बात नहीं है। पर अभी जो है दोस्तों हिमा दास को करंट में उड़न परी कहा जाने लगा है, क्योंकि पीटी उषा का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है हिमा दास ने, इसलिए उड़न परी अब हिमा दास को कहा जाने लगा है, लेकिन पहले पीटी उषा को कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, आपको ध्यान रखना होगा। अगला जो क्वेश्चन है, मैडेन क्वीन किसका नाम है? तो एलिजाबेथ प्रथम को मैडेन क्वीन कहा जाता था, आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मैडेन क्वीन यानी एलिजाबेथ थी जो इंग्लैंड और आयरलैंड की महारानी थी। कहाँ की? इंग्लैंड और आयरलैंड की महारानी थी। और दोस्तों इन्होंने कभी शादी नहीं की थी और ना ही इनकी कोई संतान हुई, इसलिए इन्हें कुंवारी रानी भी कहा जाता है। कुंवारी रानी यानी कि इन्हें वर्जिन वर्जिन क्वीन भी कहा जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है वर्जिन क्वीन किसे कहा जाता है, तो वो थी एलिजाबेथ प्रथम थी। ठीक है दोस्तों, आपको ध्यान रखना होगा और ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं अगला क्वेश्चन जो हमारा, लाल पाल बाल, ये थोड़ा सा उल्टा लिखा हुआ है, ये लाल बाल पाल है, आपको ध्यान रखना होगा। लाल बाल पाल ये तीनों एक महत्वपूर्ण हस्ती हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्रुप है ये लोग। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, ये तीनों ही लाल बाल पाल जो हैं, लाल पाल बाल, ये तीनों एक गरम दल के नेता थे। मैं बता दूं, वह स्वदेशी पक्षधर थे और सभी आयातित वस्तुओं का बहिष्कार में भी बहुत समर्थन किया था। इन्होंने खुलकर स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने भाग लिया था। देश को आज़ाद कराने में इनका महत्वपूर्ण योगदान भी है। और लाल बाल पाल की त्रिमूर्ति ने पूरे भारत में बंगाल विभाजन के विरुद्ध लोगों को आंदोलित किया था। ठीक है दोस्तों, बंगाल में जो धरना प्रदर्शन, हड़ताल और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार भी इन लोगों ने ही मिलकर फैलाया था। तो ये काफ़ी जानी मानी हस्ती थी ये तीनों। लाल बाल पाल के नाम से इन्हें जाना जाता था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने जमकर रोल निभाया था। ठीक है दोस्तों, आपको ध्यान रखना होगा। और अगला जो क्वेश्चन है, बड़े साहब कौन हैं? बड़े साहब किस नाम, बड़े साहब को मतलब बड़े साहब किसको जाना जाता है? बड़े साहब तो ये डॉक्टर अनुग्रह नारायण जी को जाना जाता है, डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह को। ठीक है दोस्तों, आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है दोस्तों, देखिए हमने कंप्लीट कर लिए सभी क्वेश्चन जितने भी। अब दोस्तों आपके एग्ज़ाम में अगर उपनाम से क्वेश्चन बनता है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं, हमने कंप्लीट कर लिया अपने सारे क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, ये मेरा चैनल है एक ही एडू पॉइंट। दोस्तों प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों अगर आप किसी भी चीज़ पे सुझाव देना चाहते हैं कि आपको जिस भी टॉपिक पे, जिस भी जिस भी कंटेंट पे आपको वीडियो चाहिए होगा, आप मेरे को बताइए, आप कमेंट कीजिए। हम ज़रूर उस चीज़ पर वीडियो लेकर के आएंगे और हम ज़रूर आपको अच्छा देने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता है दोस्तों वीडियो बनाने के लिए आप लोगों का। ठीक है दोस्तों, बड़ा एफर्ट लगता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज़ आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए चलते हैं, ओके बाय, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। ठीक है दोस्तों, बाय।